अरे एक बार बैलेट पेपर से वोटिंग करवा के बताओ और फिर झंडा फहराने की बात करो, तिरंगा फहराने की बात करो। अरे जिसको कर नहीं उसको डर गाय का झोला तैयार रखो। आपको लग रहा है ईवीएम को हैक कर लिया है? अरे कर दे लिया सभी को, तुमको मेरे को हैक कर लिया उन्होंने, मोदी जी ने। हाँ, अरे भविष्य, सब लोगों का भविष्य खतरे में डाल दिया इस आदमी ने। भ्रष्ट जुमलेबाज पार्टी हो गई। बीजेपी का लॉन्ग फॉर्म करो, भ्रष्ट जुमलेबाज पार्टी। पहले तो गरीबी ने हमको चूसा, तो अब गवर्नमेंट चूस रही है। तो ये गरीब क्या चूसने के लिए है क्या मैडम? क्या कोई भी आओ गरीब को मरवा डालो, कोई इसका रखवाला नहीं, कोई देवाला नहीं। पेट में जो अंगार लगी है ना मैडम, वो अंगार अभी इनके खिलाफ में उगलने जा रही है। 80 करोड़ लोगों को ये मुफ्त में राशन दे रहे हैं, यानी इनके राज्य में 80 करोड़ लोग भिकार चंद है। मैं एक भिकार चंद हूँ कि ये 5 किलो राशन लेने के लिए वहाँ पर जाता हूँ, वो सड़े गेहूँ और वो सड़े चावल वहाँ से लेकर आता हूँ। तो क्या इनको समझता नहीं है? हमको नहीं मिलना चाहिए काली मुछ, हमको नहीं मिलना चाहिए ऊंचे इंडिया गेट का चावल। हमने क्या पाप किया है? अरे हमने हमारे भरोसे तो इस देश को महासत्ता बनाया। आप विदेशों में जाते हो, अपनी पीठ थपथपा लेते हो और बोलते हो कि मेरा देश महान है। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पे और यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं। EPS 95 को लेके ये लोग एकत्रित हुए हैं। इनका मुद्दा है EPS 95। जिस तरीके से 1000 रुपये प्रतिमा दिया जा रहा है और इतनी महंगाई है, उसमें ये 1000 रुपये प्रतिमा में कैसे काम चलाएंगे, उसी को लेकर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। कह रहे हैं कि जो 1000 रुपये प्रतिमा है उसको बढ़ा देना चाहिए। तो क्या मांगे हैं इनके? हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, इनके नाम से ही शुरुआत करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है PN पांडे। मैं सेवाग्राम का रहने वाला हूँ, वर्धा जिले का, जिसको गांधी जिला भी बोलते हैं, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं EPS 95 कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो आपने जो बोला बहुत सही बात बोला कि 1000 रुपये में कैसे जीते होंगे ये लोग, किस तरह जीते ये लोग। तो ये बड़ा मुश्किल सवाल है मैडम। हमारे यहाँ के जो अच्छे अच्छे लोग थे ना, तो जो 1000 रुपये में जी नहीं सकते, तो बहुत सारे इंजीनियर भी उसमें आते हैं। यहाँ पे चपरासी की भी पेंशन सरीकी है और इंजीनियर जो टॉप क्लास 1 होगा उसकी भी पेंशन सरीकी है, जो प्राइवेट पे काम करते थे। तो सभी को 1000 रुपये मिनिमम पेंशन इन्होंने 2014 से चालू किया। ये 2014 से चालू करने के बाद में क्या हुआ, उसमें भी 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 1000 के नीचे ही पेंशन मिलती है, तो उनकी भी पेंशन नहीं बढ़ाई। मैंने एक बार बोला था कि जब प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की कि मैं 1000 रुपये दूंगा, तो ये कौन सा नया अधिकारी या IAS अधिकारी जिसने अपनी मर्जी चलाकर पंतप्रधान के सर्कुलर की अवहेलना की, उसको डिस्टर्ब किया, यानी अपने ही दिल से काम किया। तो वो बोले नहीं, वो 58 साल का जो होगा उसके बाद में यदि रिटायर्ड हो गया होगा तो उसको ही हम 1000 रुपये देंगे। यदि 25 साल में किसकी इंडस्ट्री भी बंद हो गई होंगी, सरकार ने भी बंद कर दी होंगी, तो उसको हम रिड्यूस पेंशन देंगे, तो मुझे 750 मिलती है। सवाल ये 1000 रुपये में क्या होता है आज का? सिलेंडर अभी 1100 के आसपास चला गया हमारा इधर का, क्योंकि 900 कर दिया ना मोदी जी ने। 900 कर दिया मैडम, वो बात तो ठीक है। ये 200 क्या है, यानी आप 600 बढ़ा देंगी और 200 घटा देंगी तो क्या 400 वैसे के वैसे रहेगा। 900 भी कर दिया तो 1000 में 900 गए तो बचे 100, और 100 भी लेने के लिए मैं खेड़े का रहने वाला हूँ, मुझे एक शहर में जाना पड़ता है, तो टिकट के तो मेरे चले जाते हैं पैसे। इन्होंने तो अभी रिजर्वेशन वो भी बंद कर दिया, क्या कंसेशन बोलते हैं रेलवे का कंसेशन। जो भी अच्छी बातें थी ना गरीबों के लिए, सारी बंद कर दी, और सारी अच्छी बातें जो है ना उद्योगपतियों के घर में जाके दे दी। इनका सारा जितना है 10,65,000 करोड़ का मामला जो है ना, जो राइट अप किया इन्होंने लोन, तो ये सारा उद्योगपतियों का, किसी गरीब ने कोई कारखाना लगाया नहीं। हमारे को तो कहेगा, पहले 33 साल हम सर्विस किए, 60 साल के हो गए। पहले तो गरीबी ने हमको चूसा 20-22 साल तक, फिर उसके बाद में नौकरी पे लगे। हम 4th क्लास कर्मचारी थे तो हमको मालिक ने चूसा नौकरी खत्म होने तक 60 साल तक, और 60 साल के बाद में जब इनके पास में आए तो अब गवर्नमेंट चूस रही है। तो ये गरीब क्या चूसने के लिए है क्या मैडम? क्या कोई भी आओ गरीब को मरवा डालो, कोई इसका रखवाला नहीं, कोई देवाला नहीं। जब भाषण करते हैं तो बड़ी भाषण करते हैं, आप बड़े ऊंचे शब्द यूज करते हैं, जैसा आपने सारा व्याकरण इसमें समेट लिया, और दूसरों को ऐसा लगता है कि क्या बोल रहे हैं मोदी जी, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन पेट में जो अंगार लगी है ना मैडम, वो अंगार अभी इनके खिलाफ में उगलने जा रही है। शुरू में तो हमने भी इनके साथ में प्रचार किया, इनके लिए प्रचार किया। हम इनके प्रचार में जाते थे कि कोई तो भी अच्छा आदमी आए जो देश का भला करने वाला निकला है, जो गरीबों की सेवा करने वाला निकला है, इसको वोट दीजिए। तो हमने सारे बदल दिए, इतने बदल दिए कि ये ऐसे भरगोच चुनकर आ गए कि जिन्होंने अपने बलबूते पे एकदम सरकार बना दी यहाँ पर, और बड़ी अच्छी चलाई।
मैं उसमें नहीं बोलता हूँ। इनको बाकी मुद्दे जो है उन्होंने बहुत अच्छे किया, 370 अच्छा किया, राम मंदिर अच्छा किया, जो भी बातें उन्होंने अच्छी की। लेकिन ये गरीब को पेट को 9,000 रुपए और महंगाई भत्ता देने की बात क्यों भूल गए? मुफ्त राशन दिया है उन्होंने आप ही लोगों को, और वो कहते हैं कि सबसे बड़ी जाति गरीब है, और आप ऐसा कह रहे हैं उनके लिए। हाँ तो बराबर है ना, इनकी बात आप जो बोलते ना वो एकदम बराबर है, क्योंकि ये विश्वगुरु बन गए। इनके देश में सबके सब लखपति है, सबके सब करोड़पति है, सबके सब आय ज्यादा है, लेकिन ये कितने लोगों को दे रहे? 80 करोड़ लोगों को ये मुफ्त में राशन दे रहे हैं। यानी इनके राज्य में 80 करोड़ लोग भिकार चंद है। आप भिकार चंद बोल रहे हैं गरीबों को? उनके लिए अरे मुफ्त मैं भी राशन। उसी में हूँ मैडम, मैं भी उसी में हूँ। मैं एक भिकार चंद हूँ कि ये 5 किलो राशन लेने के लिए वहां पर जाता हूँ, वो सड़े गेहूं और वो सड़े चावल वहां से लेकर आता हूँ। तो क्या इनको समझता नहीं है? हमको नहीं मिलना चाहिए काली मूछ, हमको नहीं मिलना चाहिए ऊंचे इंडिया गेट का चावल। हमने क्या पाप किया है? अरे हमने हमारे भरोसे तो इस देश को महासत्ता बनाया। आप विदेशों में जाते हो, अपनी पीठ थपथपा लेते हो और बोलते हो कि मेरा देश महान है। किसके भरोसे? इतना आगे लेके गए हैं, नाम हो रहा है देश का। देश हम आगे लेके गए। ये इन्होंने कहा खेती में काम किया, इन्होंने कहा इंडस्ट्री में काम किया, इन्होंने कहा ये रोड बनाए, इन्होंने कहा ये बिल्डिंगा बनाई। ये नई बिल्डिंग जो नई संसद बनी, क्या एक आधा भी खासदार 2 ईंट लगाने को गया था? ये हमारे जैसे लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोग हैं, उनको भी पेंशन मिलना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते ना मैडम, उनके पीछे भी पीएफ कटना चाहिए उनका, और उनको भी पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन जिनसे बनवा लेते ना, उनको हकाल भी देते हैं। वो जिस दीवार के पड़ोस में ये रहते हैं, रात दिन अपना जब वहां पर रहते हैं, उसको भी दीवार बनने के बाद में, संसद बनने के बाद में सबको हकाल दिया, अब यहाँ से बाहर हटो। सारे सिक्योरिटी वाले आप यहाँ आगे। अरे सिक्योरिटी वाले, ये पुलिस डिपार्टमेंट वाले, इनको भी 2005 के बाद में इनकी पेंशन बंद कर दी। अरे भविष्य, सब लोगों का भविष्य खतरे में डाल दिया इस आदमी ने। इनको इतना मालूम नहीं क्या? हाँ मैं बोलता हूँ कांग्रेस ने किया होगा, तो आप तो सुधारने के लिए आए थे ना कांग्रेस की गलतियां, फिर आपने कांग्रेस की गलतियां क्यों नहीं सुधारा? लेकिन चुना तो आप ही लोगों ने है ना, 10 साल जो सत्ता पे बैठे आप ही लोगों ने चुना है मैडम। झांसे में आगे ना, झांसे में ये तो पहले बीजेपी थी, भारतीय जनता पार्टी थी अटल जी के जमाने में। मैं भी उनके अधिवेशन में गया था बम्बई में, तो ये बड़ी अच्छी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद में क्या हुआ? ये भ्रष्ट जुमलेबाज पार्टी हो गई, भ्रष्ट जुमलेबाज पार्टी। भारतीय जनता पार्टी है वो। अरे भारतीय नहीं, बीजेपी का लॉन्ग फॉर्म करो, भ्रष्ट जुमलेबाज पार्टी। मैं बोलता हूँ यदि भी ये इस समय सुधरे नहीं तो ये 28 करोड़ लोग जो हमारे पेंशनर, ये इनको वोट नहीं देंगे। आज हमने यहाँ पे ऐलान कर दिया। आप कह रहे हैं वोट नहीं देंगे, उनका मानना है वो लाल किले से झंडा फहराएंगे, सरकार उनकी ही बनेगी। अरे एक बार बैलेट पेपर से वोटिंग करवा के बताओ, और फिर झंडा फहराने की बात करो, तिरंगा फहराने की बात करो। अरे जिसको कर नहीं उसको डर गायका। यदि आपको कुछ डर नहीं है, वैसे 3 राज्यों में सरकार बन चुकी है, अब 2024 भी उन्हीं का है। बन चुकी नहीं है, 3 राज्यों में सरकार गई है। अरे शिवराज जी जिस 18 साल से वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, उनको हटा दिया, नया आदमी लाया, क्योंकि वो यदि रहता तो 23 साल हो जाते थे, फिर मोदी जी से भी बड़ा रिकॉर्ड उनका हो जाता था। मेरे से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, मैं अकेला सब पे भारी, मैं अकेला सब पे भारी। शिवराज जी तुम 23 साल सीएम नहीं बनोगे, उसको हटा दिया। रमन सिंह को भी हटा दिया, वसुंधरा जी के पीछे लगे, यानी जिनके पीछे लोग थे उनको हटा दिया। उसका मतलब ये है कि ये इन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ये सिर्फ मोदी के भरोसे चुनकर आया है। मैंने इन सबको चुनकर लाया है। मोदी पे इतना विश्वास दिखाया है जनता ने, तभी तो आई है ना सरकार। 24 में देख लो ना कितना विश्वास है, तो वहां पर काम करेंगे शिवराज जी, रमन जी, वसुंधरा जी, ये लोग भी अभी हमारे साथ में आने वाले हैं। इतने सारे लोग आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं मोदी के खिलाफ, मोदी को 1% भी फर्क पड़ता है कुछ? पड़ेगा इस बार। ये दावा है इस EPS 95 के पेंशनरों का कि इस बार आपको जरूर फर्क पड़ेगा। अरे हम ही नहीं, हमारे साथ पे NPS भी आएंगे, हमारे साथ में ओल्ड पेंशन वाले भी आएंगे, जितने देश के पेंशनर हैं वो सब आएंगे, क्योंकि पेंशनर अब इस सरकार के खिलाफ में गए ही गए हैं। मैं बद्दुआ नहीं देता किसी को, लेकिन मैं सुधारने का चांस जरूर दूंगा। यदि जब तक आपका ये आचार संहिता लागू नहीं होती, तब तक आप EPS 95 वाले पेंशनर को 9,000 रुपये पेंशन और उसके ऊपर महंगाई भत्ता दे दो। हम
चाहे आपको वोट देंगे, क्योंकि आप हमारा काम करेंगे तो मैं आपको वोट दूंगा। तो मतलब अभी भी भरोसा जता रहे हैं भाजपा सरकार के ऊपर? सरकारी उनकी है ना यार, सही उनकी चलती ना। राहुल गांधी के पास में जाओ तो उसकी सही चलती क्या? नहीं चलती। ऑर्डर कौन निकालेंगे? मोदी साहब निकालेंगे। ये कौन करेगा? उनके सेक्रेटरी करेंगे। तो ये सब काम उनको है। लेकिन हमारे ईपीएफओ वाले हैं, उनको भी ऐसा लगता चाहिए कि मोदी इस बार आना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे मेमोरेंडम पे हर वक्त निगेटिव शेरा मारते हैं और मोदी साहब बोलते हैं कि इनको कुछ देने की जरूरत नहीं, पैसा नहीं हमारे पास। हमारे लिए पैसा, सारा पैसा विकास में लगा दिया ना, शौचालय बना दिए, राम मंदिर बना दिया। अरे मैडम, मैंने जब भी बोला आपको शौचालय बनाने की जरूरत नहीं है। शौचालय नहीं बनते तो क्या लोग जीते नहीं थे? अपने आप अच्छे से जीते थे, सब लोग अच्छे थे। आपने संडास बनाने में लगा दिया पैसा। बनाओ ना, हमने मनाही थोड़ी की। अरे ये पैसा, लेकिन उस आदमी को पहले खाने को दो, बाद में उसका विकास करो। खाना हो जाएगा, फिर वो बच्चे पढ़ाएगा, फिर उसके बच्चे अच्छे नौकरी पे लग जाएंगे, उनको पेंशन मिलेगी, हमको पेंशन मिलेगी, सब सुख सुविधा रहेगी। और आपको तो क्या है? आपको तो ना बच्चे को देना है, ना बीबी को देना है, ना किसी को देना है। आप तो अकेले हो। आपने तो कई बार बोला है, मेरा क्या है, आप यदि मुझे नहीं चाहो तो मैं झोला उठा के हिमाचल में चला जाऊंगा। तो भैया, हिमाचल में जाने से पहले इतना तो करके जाओ यार। वहाँ पे साधना करने से, ये गरीबों के जीवन में कुछ सुधार लाने की एक बार आप साधना करो तो मैं चाहूंगा मोदी जी आप धन्य हो, आपके जैसा कोई नहीं। लेकिन यदि आपने ये नहीं किया तो झोला तैयार रखो। आपको हिमाचल में जाना है 2024 के इलेक्शन के बाद में। यदि आपकी 200 से अंदर सीट आ गई तो आपको कोई पार्टी वाला समर्थन करने वाला नहीं, बाकी जिसका बनेगा उसका भला। इतना आत्मविश्वास है, वो कह रहे हैं वो आएंगे 2024 में, जनता चुनती है उनको। वो भी आदमी है, हम भी आदमी है। वो भी ध्यान साधना करते, हम भी ध्यान साधना करते। वो भी भगवान राम को मानते, हम भी भगवान राम को मानते। हम सभी 33 कोटि देवी देवताओं को मानते। क्या हमारे आत्मविश्वास को एक बार भगवान जागेगा नहीं? आप जनवरी में अयोध्या के अंदर राम मंदिर का जो उद्धार करने जा रहे हैं, मूर्ति का स्थापना करने जा रहे हैं, उस वक्त प्रसाद समझ के ये ईपीएस 95 वालों को आप 9,000 रुपए पेंशन और महंगाई भत्ता देने का कष्ट करें तो ही आपकी वो पूजा सफल होगी, तो ही रामलला की मूर्ति वहां बैठने में ये आएगा, सुकून आएगा। तो आपको लग रहा है ये बैलेट पेपर से चुनाव का जो बोला जा रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए एक बार, उसमें आपकी क्या राय है? मैं खुद ही बोलता हूँ, मेरा ये कहना है, क्योंकि जो आदमी चांद पे गया, यहाँ से बटन दबाई तो चांद के सारे कैमरे खुल जाते हैं। हाँ, चांद पर यान बराबर उतर जाता है। कैसे? तो एक चिप लगाने से, यहाँ से बटन दबा, वहाँ पे काम हो जाता। तो इनका भी क्या है, जितने भी ईवीएम हैं 1 बजे तक तो सही चलते हैं। 1 बजे के बाद में जो भी खुलेंगे ये इधर से बटन दबा देते हैं, सारे के सारे भाजपा के खाते में चले जाते हैं। आपको लग रहा है ईवीएम को हैक कर लिया है? अरे कर दे लिया सभी को, तुमको मेरे को हैक कर लिया उन्होंने, मोदी जी ने। हाँ, 3 राज्य खुद ले लिए, ये कांग्रेस को दे दिया, ये को मिजोरम वो उसको दे दिया, वो सब। तो 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी तब ईवीएम हैक नहीं हुआ क्या? हाँ, तब नहीं, उनको इतना करना ही पड़ता है। 100% यदि करेंगे तो कल जाके सारे के सारे संसद में घुस जाएंगे लोग। ये कौन सा ईवीएम है साला, मेरा ही वोट मैंने डालने के बाद में मेरे को नहीं है, ऐसा होगा करके वो सब का सब नहीं कर सकते। वो भी प्लानिंग वाले हैं ना, उनके साथ पे हनुमान जी है ना, अमित शाह जी, वो भी बोलते हैं ना, अबे 10 बजे तक कुछ मत करो, जो भी करना है तुमको 11 बजे के बाद में करना। कुछ उनको भी जाने दो यार, सबके सब। ये ऐसा जो है, ये सबके सब वो समझदार लोग हैं। एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे आप? आखिरी संदेश तो यही है कि आपको राज करना है गरीबों के लिए, आपको गरीबों का जीवन सुधारना है। आप गरीबों के लिए ये कुर्सी पे बैठे हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर ये नहीं सोचेगा कि मेरे रहते हुए मेरे यहाँ के गरीब आत्महत्या करे, मेरे यहाँ के गरीब सुसाइड करे, मेरे यहाँ के गरीबों के हाल हो, ये कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं सोचेगा। ये यदि एक बार आ गया, मैं बोलता हूँ इनको किसी भी उद्योगपति से 1 साल मिलो मत, सिर्फ गरीबों से मिलो, गरीबों से मिले, गरीबों से मिलो। और वो तो कहते हैं वो खुद चाय बेचने वाले से प्रधानमंत्री बन गए, पहले वो खुद गरीब थे, ओबीसी बताते हैं खुद को। वही तो हमारा मामला है ना मैडम, कल मैं गरीब था तो गांव में रहता था, सबके साथ में मिलजुल के रहता था। ये अधिकारी बन गए अभी, हाँ, क्लास 1, तो इन्होंने अपना गाँव छोड़ दिया, गरीबी छोड़ दिया, वो रिश्तेदार छोड़ दिया। अभी ये बिल्कुल पॉश घर में रहते हैं तो किसी गरीब को आने भी नहीं देते। यही हाल इनका है। पहली संसद इनको अच्छी नहीं लगी, दूसरी बनाया, अब दूसरी बनाया, उसको ये लगाया, वो लगाया, टिकुड़ इतना लगाया, ये लगाया, सब किया। अरे कहाँ पैसा बर्बाद करते हो यार, किसी गरीब को दो ना, खिलाओ ना उनको। चल रही थी ना वो संसद,
लेकिन आपने नहीं बनाई, ठीक है, उसमें भी आपको हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप हमारी बात करो। मेरा संदेश यही है कि मोदी जी, एक बार हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमको, आप सभी हाथ जोड़ो मोदी जी को, एक बार सभी हाथ जोड़ो और मोदी जी को बोलो, मोदी जी हमें 9,000 रुपए और महंगाई भत्ता देने का कष्ट करें। हम आपके साथ हैं, आपके ऋणी रहेंगे, आपको ही वोट करेंगे। आगे बढ़ो। देखा आपने किस तरीके से उन्होंने हाथ जोड़ के मोदी जी से विनती करी है कि 9,000 रुपए प्रतिमाह करें, क्योंकि 1,000 प्रतिमाह से काम नहीं चलता है। 900 का तो वो सिलेंडर ही दे रहे हैं, 100 रुपए बचेंगे, उसमें कैसे काम चल पाएगा इनका। तो वही ये मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी इस पूरी बातचीत पर मेरी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन आशीष के साथ नूरजहां, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।